हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग DNBS 4B कर रहे हैं। हमारे साथ CS रूपाली है। वो हमको ये हेलो। एक्सप्लोर करना सिखाएगी। तो रूपाली, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी सर। ठीक है, तो अभी ये हम एक्सप्लोर जो डाउनलोड होती है यूटिलिटी से, वो डाउनलोड करके रखिए। इसमें हम्म। 5 टैब आते हैं: नेविगेटर, फाइलिंग इन्फो, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी, IRS और ऑथराइज सिग्नेटरी। नेविगेटर को हमने ओपन करके रखा है। जरा तुम ये बता दो कि लीजेंड्स क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं लीजेंड्स। न्यूमेरिक डेटा, टेक्स्ट ब्लॉक, टेक्स्ट डेटा, ड्रॉप डाउन डेटा, नो डेटा, लॉग डेटा, रिपोर्टिंग डेट, ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू, फॉर्मूला सेल, मास्टर ड्रिवन डेटा, डायनामिक ड्रॉप डाउन डेटा, प्री टेक्स्ट डेटा। मतलब क्या है इनका? सर, इनका मतलब क्या है? न्यूमेरिक डेटा मतलब प्योर न्यूमेरिक जो होते हैं वो इसमें टेक्स्ट ना अलग अलग ब्लॉक। कलर कोडिंग दिखाई है, देखो आपको। ये हाँ। बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ भी आप एक्सेल हम्म। शीट भरोगे तो जो कलर दिख हम्म। रहा है उसमें उस टाइप का डाटा हम्म। आपको भरना है। जो वाइट कलर दिख रहा है वो हम्म। आपको न्यूमेरिक डाटा भरना हम्म। है। टेक्स्ट डाटा के लिए आपको ये सिंबल दिखेगा, टेक्स्ट डाटा के लिए ऐसा दिखेगा। जहाँ ड्रॉप डाउन होगा वहाँ पे ये कलर रहेगा, जहाँ कोई डाटा नहीं भरना वहाँ ये कलर रहेगा। ब्लॉक डाटा जहाँ पे आप नहीं ओके। भर सकते या फिर क्लोज रहेगा। रिपोर्टिंग डेट के लिए आपको ये कलर रहेगा। ऑटो पॉपुलेट जहाँ ये कलर रहेगा वहाँ पे वैल्यू अपने आप आएगी। जहाँ पे फॉर्मूला लगा है वहाँ पे ये कलर। जो हम्म। मास्टर डाटा से डाटा आ रहा है RBI के मास्टर डाटा से, वो ये कलर है। तो डायनेमिक ड्रॉप डाउन डाटा जैसे जैसे ऑप्शन चूज करोगे उसके हिसाब से ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है, डाटा मतलब आप यहाँ पे कोई भी टाइप का डाटा भर सकते हो। पूरी एक्सेल है, ये कलर इसका यूनिक है। ठीक है, नेक्स्ट टैब जो है अपना वो फाइलिंग इन्फो का टैब है। तो फाइलिंग इन्फो का टैब हम लोग क्वेश्चन पूछता सर, है आपकी हमसे कि हम आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड, आपकी आ रही मेरी आ रही? हाँ। हेलो। हाँ, अभी तो आ रही। ये फाइलिंग इन्फो का टैब है, इसमें स्कोपिंग क्वेश्चन हम्म। पूछता है कि आपकी हम्म। NBFC की प्रोफाइल वेबसाइट पे अपडेटेड है। Yes, आपकी NBFC कौन सी कैटेगरी की है? तो लाइक हमारी नॉन डिपॉजिट टैकिंग, नॉन सिस्टमेटिक इम्पोर्टेड। फिर टाइप ऑफ हम्म। कंपनी हमको चूज करनी है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन। हम्म। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी होती है, तो वो कंपनी हम चूज करेंगे। जैसे आप कंपनी वैसे आपको चूज करना है। ठीक है, तो ये दो शीट है स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी की, उस पे जाओ। यस। ठीक है, अब एक बार इसको सिर्फ हेडिंग्स को देखो, पहले सिर्फ हेडिंग्स स्क्रॉल करो, फिर मैं बताता हूँ क्या। जो लेफ्ट साइड में है वही ना, आउटफ्लो, यही ना सर? ये सबसे पहले ऊपर से कोई इसका नाम है स्कोपिंग टू स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। तो ये क्वेश्चन ये टेस्ट करेगा कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। तो इसमें ओके। ए में है आउटफ्लोज, जो कि डिवाइडेड है हम्म। कैपिटल रिजर्व्स में। नीचे करो, एक में है कैपिटल, दो में है रिजर्व, रिजर्व्स। तीन में है तीन गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशंस, बेनिफिकेशंस, फोर्थ, बेनिफिकेशंस। फोर बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स नोट। एंड नोट्स। पांचवें में फिफ्थ इज डिपॉजिट्स। सिक्स में बोरोइंग। हाँ। बोरोइंग्स में भी सब क्लासिफिकेशन है, बैंक बोरोइंग्स और कमर्शियल पेपर्स, या इसके ऊपर बैंक। नहीं, बैंक बोरोइंग्स है। हम्म, और दूसरा है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, लोन्स फ्रॉम हम्म, रिलेटेड पार्टीज, कॉर्पोरेट डेट्स, बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोरोइंग फ्रॉम RBI, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बोरोइंग फ्रॉम अदर्स, कमर्शियल पेपर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। चलते जाओ उसको नीचे, ब्रेकअप में मत जाओ अभी, वो भरेंगे। ठीक है, हाँ। तो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। जी। फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। फिर सबऑर्डिनेट डेट, परपेचुअल परपेचुअल। डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी फाइनेंस ट्रांजैक्शन। ये क्या है, मुझे समझ में नहीं है। करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, अनक्लेम्ड स्टैच डिपॉजिट्स,
Any other unclaimed amount, debt service realization account, other outflows on account of balance sheet exposure, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, हाँ बैलेंस शीट से बाहर। मतलब कॉन्टिजेंट। तो टोटल आउटफ्लो जो हो गया हाँ वो ये है। तो अगर आप हाँ, ये समझो ये आउटफ्लो है क्या, ये बेसिकली आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी से होगा। आवाज नहीं आ रही है। ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है। करेक्ट। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे रहता है ना, कैपिटल रिजर्व्स, लाइबिलिटीज, हम्म सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन्स। हम्म तो यहाँ का जो हम्म डाटा आना है वो लाइबिलिटी साइड से आना है बैलेंस शीट के। हाँ अब नीचे ये करेक्ट। हो गया आउटफ्लो, मतलब इनका पैसा कंपनी को बाहर देना है, कैपिटल का पैसा, रिजर्व का पैसा, ये लोगों के लिए पैसा है। आपने बैंक जी। से पैसा लिया वो वापस करना है, सब कुछ करना है। तो ये सब वो लाइबिलिटीज की डिटेल है जो एक कंपनी के पास हो सकती है। फिर ये उसकी हम्म एजिंग, अगर आप राइट साइड में देखो ऊपर हेडिंग में। जो हेडिंग्स है, 0 to 7 days, 8 to 14 days, 15 to 31 days, लाइबिलिटी ओवर अ को मंथ, 2 months, एजिंग थ्री कहते हैं। मंथ्स 6 months। ओके। मतलब सो जो भी आपकी एग्जैक्टली क्या लाइबिलिटी, मतलब है इसका? हाँ। मतलब ये बोल रहा है कि ये लाइबिलिटी जो कंपनी की है, आज कंपनी ने सपोज ये कहा कि हमारी इतनी कैटेगरीज की लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में, सपोज 5 करोड़ हम्म की लाइबिलिटी। अब ये हम्म शीट ये डिटरमाइन करना चाह रहा है कि ये 5 करोड़ रुपए कंपनी को कब कब वापस करना है। सो कितना इन अ पैसा साथ में, पर्टिकुलर मंथ, इन अ एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर डेट मंथ। पे, एक डेट पे, आज के दिन पे। अगर आप एक मंथ की हाँ बना रहे हो, suppose जनवरी हाँ 31 की बना रहे हो, तो 31 जनवरी हाँ को जो बैलेंसेज है वो लाइबिलिटीज हाँ। आपको कब कब पे करनी है। अगर आपकी सो ये 0 to 7 days कैसे कैलकुलेट करना है? कोई लाइबिलिटी जो अगले 7 दिन के अंदर पेबल है, तो जो बैलेंस शीट्स की आफ्टर 30, लाइबिलिटी, हाँ 31 आफ्टर डेट को आपने 31 days। हाँ, तो मतलब तो अगर आप 31 को जनवरी बैलेंस शीट 31 देगा। का फाइल कर रहे हो रिटर्न, हम्म, तो हम्म, आपको 31 जनवरी के बाद विद इन 7 days कितनी आपकी आउटफ्लो होगी, विद इन हाँ 8 to 14 days कितनी आउटफ्लो होगी, उसके हम्म। मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे आपको ये वो कैश बजट रिटर्न बनवा फाइल रहा है करना आपका। है। ये आपका कैश बजट बना रहा है कि आपको कब कब कितना कितना पैसा देने को लगेगा फर्स्ट ए सेक्शन में, आउटफ्लो में। एंड एज ऑन 31 जनवरी यू शुड नो दैट, ऐसा मतलब मतलब यू थर्टी शुड फर्स्ट की जो मतलब आपको तो लाइबिलिटीज है, पता ही होगा। हाँ हाँ कंपनी को ही पता होगा ना। 31 की हाँ। लाइबिलिटी को आपको इन हेड पे ब्रेकअप जब तक आपके पास नहीं है, आप ये रिटर्न नहीं भर पाओगे। हम्म तो खाली अगर आपको किसी ने बैलेंस शीट दे दी 31 की और बोला ये रिटर्न भरो, हम्म तो आप नहीं भर पाओगे जब तक आपको उसकी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन के बारे में नहीं पता हो, उसकी एजिंग्स नहीं पता है तब तक, ये कब कब मतलब देना से फॉर एग्जांपल मेरा एक 5 साल का लोन है, है। लेकिन एनसीडी, एनसीडी का रीपेमेंट है, राइट? रीपेमेंट है एवरी क्वार्टर। तो आपकी वो पेमेंट हाँ उस दिन के बाद बैलेंस है, तो 30 दिन के सो बाद ही दी होगी ना, आज तो नहीं हो रही अनलेस वो 30वां दिन हाँ। मार्च में है। 31 मार्च को अगर हम्म आपका पेमेंट ड्यू है तो 60 डेज में आ हम्म जाएगा। तो आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा, ओवर 1 मंथ एंड अप टू 2 मंथ, उतना पैसा देना। करेक्ट। ओवर 1 month एंड अप टू 2 month। हाँ मतलब एक 5 साल तक, यहाँ पे 5 साल है, ओवर 5 years है। तो तो उसके ऊपर कहते हैं ओवर 5 years, ओवर 5 years तक आपकी जो भी लाइबिलिटी है उसके ओवर मतलब एजिंग के लाइफ टाइम हिसाब हो से। गया ना। ओवर तो लाइफ टाइम हो हाँ गया। अगर कोई इक्विटी शेयर हाँ। कैपिटल है वो आपको कब वापस करनी इस है। इसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ कहीं पे ना होते हुए सीधा इधर आ जाता है। Yes. गॉट इट, ओके। तो कंसेप्ट समझे कि आपको फर्स्ट सेक्शन में, हाँ। ए सेक्शन में क्या मांग रहा है, आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनकी हम्म कब कब पेमेंट ड्यू है वो मांग रहा है। तो आपको सिर्फ करेक्ट। अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से ब्रेकअप लेना है हर चीज़ का, जो हम्म जो फिगर्स आपको एप्लीकेबल है, और वो कब हम्म कब ड्यू होंगे, लाइक रिजर्व करेक्ट। सरप्लस कब ड्यू होंगे पेमेंट के लिए। रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी के जैसे ही है ना? हाँ तो कोई 10 दिन में तो रिजर्व आपका इट ड्यू इज नहीं हो अदर रहा, इक्विटी, नहीं समझ रहे होगा। हैं, वो तो हाँ सबके सब 5 साल के ऊपर चले राइट। जाएंगे। हाँ तो राइट साइड में हाँ जो भी तो लिखा है सारे। वो सिर्फ ब्रेकअप है उस हम्म अमाउंटों का। तो आपकी अमाउंट है कि 10 दिन में कितना, महीने में कितना, साल में कितना,
जैसे आपने बोला 5 हाँ। साल के डिबेंचर, तो अब और हर ये साल देखो पर, हाँ, परपेचुअल नॉन रिडीमेबल प्रेफ शेयर्स जो है वो भी 5 साल के ऊपर आएंगे। बट जो परपेचुअल है। नॉन परचे रिडीमेबल प्रेफ शेयर्स है वो उसके टेन्योर ड्यूरेशन के है। हिसाब से आएगा। हाँ, तो आपको करेक्ट, ब्रेकअप समझा। बांटना है, तो काम क्या है इस हम्म। रिटर्न में, इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। तो ये आपकी लिक्विडिटी मैच कर रहा है। अगर आपको 7 दिन ओके। में सपोज 500 रुपये देना है, तो नीचे असेट हम्म रहेगी कि आपको पैसा कब कब आ रहा है। तो 500 के केस में हम्म। 500 तो होना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे, आपके पास पैसा नहीं होगा देने के लिए। ओके। हम्म। तो घर का बजट जब हम बनाते हैं तो सैलरी कितनी और खर्चे कितने, तो सैलरी बोलते हैं कि भैया हाँ। ईएमआई 10 तारीख को लगेगी, बिजली का बिल तीन हम्म तारीख को देना है। तो 3 तारीख को हम्म। अगर हमारे पास पैसा है तभी हम पे पाएंगे, नहीं तो हम्म। मिसमैच होगा। करेक्ट। तो ये वो स्टेटमेंट है जो ये मिसमैच को आपको आइडेंटिफाई कराता है कि आपका मिसमैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइडियल हम्म सिचुएशन में जब जब जितना इतना हम्म पैसा ड्यू हो रहा है उतना उतना कैश फ्लो हम्म। आपके पास होना चाहिए। हाँ, तो obviously, तो एक ए शीट there should बना be दी आपने, liabilities there, so there should be assets standing in front of that. इक्वल टू दैट, नहीं तो आपको उतना पैसा उधार मांगना पड़ेगा, आपके हाँ, पास नहीं रहेगा तो। राइट। तो हाँ। ये सेक्शन आपकी टोटल लाइबिलिटी ब्रेकअप में डाल के आपको ये बताएगा कि 7 दिन में आपको कितना पैसा देना है, 10 दिन में कितना देना है, महीने में कितना देना है, 3 महीने में कितना देना है। हम्म हम्म। और अब आओ नीचे बी सेक्शन पे, इनफ्लो। सर ये एक एक करके देख लेते हैं ना। अच्छा ठीक पहले है, ये बोल रिजर्व रहे एंड हैं कि सरप्लस तो जो भी हो नहीं, गया वो हो गया, मैं बोल रहा रिवैल्यूएशन रिजर्व भी 5 साल के ऊपर ही आएगा। हूँ गिफ्ट अभी हम ग्रांट्स का बात नहीं क्या कर होगा? अभी हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ समझ रहे हैं, फिर हर एक में डमी डाटा भरेंगे और क्लोज करेंगे। हाँ ठीक है। तो अभी पहले आपने ये समझा कि ये जो ए सेक्शन इतना बड़ा दिख रहा है ये सिर्फ आपकी लाइबिलिटी को हम्म। ब्रेकअप दे रहा है, करेक्ट। और ये बता रहा है कि इनफ्लोस आपको कब कब कितना कितना पैसा देना पड़ेगा। उसकी एजिंग से लिखनी है बेसिकली हम लोगों को, अब एज ऑन द अब इफेक्टिव डेट, जो डेट ठीक है, आपका ड्यू डेट है। हाँ। अब आप आ जाओ इनफ्लो के बारे में। अब इनफ्लोस पे, इनफ्लो मतलब यस। ये पैसा आपकी असेट्स हैं जिससे कैश निकलता है। हम्म हम्म। तो सबसे पहली आइटम कैश जो है, कैश को आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे, कितने दिनों की कैटेगरी में डालोगे हार्ड कैश को? अगर आज आपके 1 डे पास टू 30 डे। है ना, नहीं आप ऊपर की कैटेगरी देखो शॉर्ट जरा, टर्म कैश। ऊपर ये की कैटेगरी फर्स्ट देखो। कैटेगरी है। नहीं पर ऊपर हेडिंग में देखो कि वो टाइमलाइंस क्या है, 0 से 7 डेज में डालोगे कि सेम है, 7 to 30? 0 to 7 days, 7 to 8 to 14, 15 to 31 या अरे थर्टी तो ये फर्स्ट ओवर अ मंथ हार्ड कैश, से। हाँ अगर आपके पास हार्ड कैश पड़ा हुआ है तो वो कौन सी हम्म। कैटेगरी में जाएगा सबसे पहली? 0 to 7 डेज में आपको 0 to अवेलेबल, 7, ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि कैश आपके हाथ में पड़ा है, आप आज ही खर्च कर सकते हो, आपको 7 दिन तक भी हाँ, वेट करना। इसके लिए की जरूरत नहीं। ओके, इसके रिमिटेंस लिए। इन ट्रांजिट, अब कहीं से आपने रिमिटेंस मंगाई है जो 4 दिन 5 दिन या 10 दिन में आपके पास आने वाली है। सर एक ही मिनट, तो यहाँ पे 1 to 30 days का बकेट है, तो हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ना। मतलब अगर अपने पास हाथ में कैश पड़ी है या फिर आने ये वाली है, 1 to 30, हाँ, या आने वाली है, तो उस हिसाब से है क्या ये? बट ये कैश मंथली तो कैश जब पड़ी होती है वही होता है ना, जो वो कैश अपने आपका हाथ पहले ही में है। तो पहले ही टैब में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 to 30 days टाइम बकेट ऐसे क्यों लिखा हुआ है? ये इतना टाइम तक आपके पास ब्रैकेट है ये बोलने के लिए कि कैश आपके पास इस टाइम तक रियलाइज होगा। आपको बजट बना रहे हो ना, आपकी जो कैश जो पड़ा है, हार्ड कैश जो हो गया हम्म हम्म। 7 डेज में। हेलो। हाँ, ये बीच आपको में उसने आवाज जा रही गाइडेंस, है आपके। उसने ये गाइडेंस दिया आपको कि कैश जो होता है वो 1 to 30 डेज के अंदर ही हो सकता है, उसके बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब आप मैक्सिमम दो, जो कॉलम्स है, 3 कॉलम्स जो है पहले उसी में कैश तो वो अभी कैश 6 महीने एलोकेट बाद कर नहीं सकते लिखोगे, हाँ कैश 6 महीने हैं। बाद नहीं लिखोगे, तो वो मैक्सिमम कैश नहीं, जो भी है उतना ही लिखना है, वो थर्टी जो डेज 1 to 30। करेक्ट। तो इन्फ्लो में देखो, अभी हेडिंग वाइज चलते जाओ कि 1 2 3 क्या क्या हेडिंग पूछ रहा है। सो फर्स्ट इज कैश, सेकंड इज रेमिटेंस इन ट्रांजिट, कोई balances रेमिटेंस, with bank, करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, current account, deposit account, that is short term deposit account, investment, that is statutory investments, NB only for NBFC, डिपॉजिट D, अकाउंट, that is deposit taking.
तो अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, राइट? हम्म, लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स, करंट नॉन करंट, अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट, करंट नॉन करंट, वेंचर कैपिटल यूनिट्स, others, if any. Advances, bills of exchange and promissory notes discounted and rediscounted as per हम्म, residual हम्म। usage ठीक है, of बढ़ेगा the मैडम, तो underlying हेडिंग वाइज bills. जाओ, 5 6 7 Term जाओ, loan, जब हम भरने लगेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज को। क्या 5 ठीक में है. एडवांसेस बोल रहे हैं कि कंपनी ने क्या एडवांस दे के रखे हैं ओके, परफॉर्मिंग, ठीक है. ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, जो दिए हुए हैं। दैट इज स्टैंडर्ड, हम डाउटफुल भरेंगे, एक एक को भरेंगे हम और लोग हर एक लॉस. क्वेश्चन। हाँ, ठीक है. अदर एसेट्स, tangible assets and non-cash flow items, security finance transactions, क्लियर inflow किया। on account of off-balance sheet exposure, हम्म। uh, total inflows, इतना है. तो अब ये और मिसमैच यहाँ जो पे फिगर नीचे दिख आता रहा है है, हाँ क्यूमुलेटिव मिसमैच. हाँ, परसेंटेज ऑफ देखिए आ रहा है मिसमैच. B-A क्यों कर रहा है कि आपके कैश कितना है और आपको देना कितना है, तो मिसमैच हो गया। हाँ, लेकिन ये अगर माइनस होगा तो ही प्रॉब्लम है, अगर ये प्लस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ तो राइट? सिर्फ हाँ, पर वो एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है ना आपको, सुबह आपको देना 10 रुपए और पड़ा 1 लाख रुपए, तो आपका स्टिल हाँ. आपका पैसा अनयूटिलाइज हो रहा है। तो हाँ. आपकी कैश फ्लो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते थे इसके हिसाब से। फिर कम्युलेटिव अच्छा. मिसमैच मिस्टेक। तो आखिर में ये जो शीट है, जो DNBS फॉर हाँ. स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी की, इसका एंड हाँ. रिजल्ट है CDEF। ये आपको समझना चाहिए कि ये शीट क्या बताएगी। ए में बताएगी कि आपको टोटल पैसा देना कितना है, बी में हम्म. बताएगी आपको टोटल पैसा कितना आ रहा है, हम्म. जो आपका एग्जिस्टिंग बैलेंस है वो कब कब आएगा। फिर सी हम्म. बोलेगा कि क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं। ओके. डी में वो कम्युलेटिव रहेगा कि कैसे वो बैलेंस ऐड होता जाएगा, कि अगर 5 से 7 दिन में इतने का शॉर्टफॉल है, आगे जाके वो कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ 5 years क्यूमुलेटिव कितना वो होगा पूरा वो हम कहाँ लोगों को कहाँ पता मिसमैच चलेगा. हो रहा है। फिर ई हम्म. में वो परसेंटेज निकालेगा आउटफ्लो से कि मिसमैच आउटफ्लो का कितना परसेंट है। हम्म. और कम्युलेटिव मिसमैच में जो कम्युलेटिव मिसमैच दिख रहा है उसका ओवर द पीरियड कम्युलेटिव ऑफ आउटफ्लो। टाइम परसेंटेज पता चलेगा. हम्म. ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ हम्म. समझ आई। डाटा भरना सेकंड चीज़ है, पहले ये शीट है क्या। हम्म. तो स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी की शीट सिर्फ आपका इनफ्लो और आउटफ्लो को मैच कर रही है, और उसमें अगर कोई मिसमैच है तो वो परसेंटेज वाइज आपको बता रही है एंड रिजल्ट में। हम्म. हम्म. अब इसके बाद अगली करेक्ट. शीट पे चलो, फॉर BIRS। BIRS. हम्म. अब ये देखते हैं कि ये शीट हमको क्या बताएगी, तो अभी हेडिंग वाइज चलते जाओ। So it is a statement of interest rate sensitivity. All monetary हेडिंग वाइज item चलते क्या present क्या in डाटा this भरना है return इसके shall. हाँ. हेलो. हाँ बोलो ना, आवाज आ रही है। हाँ. हाँ, अब नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप कुछ बोल रहे थे बीच में. हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, अब ये शीट देखो। अब ये शीट में क्या हाँ. डाटा मांग रहा है, वो A 1 2 3 4 करके देखो कि जो भी पहले डाटा मांगा था वही डाटा मांग रहा है कि कुछ और मांग रहा है। ए में कैपिटल मांग रहा है सबसे पहले, हाँ. फिर गवर्नमेंट करेक्ट. सरप्लस, वही ब्रेकअप में कब कब देने हम्म. का है। हाँ. रिवैल्यूएशन रिजर्व, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स किससे जो लोन पैसा फ्रॉम रिलेटेड, बोरोइंग्स के कॉर्पोरेट डेट्स वगैरह, कमर्शियल पेपर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, फिर फ्लोट, नॉन फिक्स रेट पे कन्वर्टेबल कितना है, डिबेंचर्स, फ्लोटिंग पे कितना फिक्स्ड. हाँ. फिर करंट लाइबिलिटीज, है। subordinate debt, perpetual debt, borrowing from central government, borrowing from PSUs and other borrowings. फिर current liabilities, फिर repos and bill rediscounted, statutory dues, unclaimed deposits, any other unclaimed deposits, debt service realization account, others, total टोटल आउट, outflow of off balance sheet items, फिर total outflow, उसके sorry, नीचे क्या है। ए में टोटल आउटफ्लो हो गया, फिर बी में टोटल, cumulative outflow. हाँ. बी में इनफ्लो, बी में इनफ्लो है कैश रेमिटेंस इन ट्रांजिट, तो सेम ही है. बैलेंस शीट बैलेंसेस विद बैंक, इन्वेस्टमेंट्स, एडवांसेस, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, एसेट्स ऑन लीज, वो फिक्स्ड देखो वो फिक्स्ड देखो एसेट्स.
other assets, statutory dues, unclaimed deposits, any other unclaimed amount, debt service realization, total inflow, that is total inflows. फिर again mismatch, cumulative mismatch, mismatch as a percentage of total outflow and cumulative mismatch as a percentage of total outflow. तो उसके नीचे उसकी उसके नीचे सेंसिटिविटी। हाँ सर ये जो शीट है ये ऑटोमेटिकली फिल हो, मतलब हम लोगों ने यहाँ जो फिल किया है वो यहाँ पे फिल होके आता है या यहाँ पे कुछ लीजेंड अलग? लीजेंड देखो, कलर के लीजेंड देखो, जहाँ जीरो है वहाँ आपको भरना पड़ेगा, और जो ब्लू है वो हाँ अपने आप हाँ, होके आएगा। एक मिनट, फॉर्मूला सेल है, फॉर्मूला सेल है तो वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, हम्म। जो वाइट है तो वहां पे आपको भरना इनको पड़ेगा। भरना पड़ेगा, उसमें कुछ भी ऑटोमेटिक हाँ, नहीं आ रहा है, क्योंकि प्री पॉपुलेटेड नहीं होता तो है, नेविगेट, तो वहाँ पे वो हाँ कलर दिया उसने। बता देता है, राइट, ओके। फिर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, सो ये अलग है, ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का ब्रेकअप है, ऐसा मुझे लग रहा है। हम्म, हाँ वही है। एक्सपेक्टेड, हाँ, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ ओबीएस आइटम्स, उसमें बहुत सारे सब हेड्स है। अच्छा, ये सब हेड सारे पढ़ने, हाँ, नहीं, मैं तो लाइंस बताता ऑफ बस रहा हूँ, क्रेडिट, पहले पहले नहीं, हाँ पहले मोटा मोटा समझो, कुछ चीज समझ लो, फिर उसके बाद हमें भरना है, एक सैंपल भर के देखेंगे, क्योंकि हर ठीक है। कंपनी का डाटा। सो दिस, हाँ, सो दिस इज expected outflow on account of OBS items, and B is expected inflow on account of OBS items. हम्म, And total inflow फिर होने का। mismatch। अब इसमें हाँ कैसे है देखो, इसमें दो टुकड़ों में हाँ बांट दिया, पहले देखो, हाँ ऊपर जाओ, आउटफ्लो में। जी अब इसने लाइबिलिटीज वही सब मांगी जो वहां मांग रहा था, लेकिन इस पे एक्स्ट्रा क्या जी, मांगा, इंटरेस्ट रेट किन पे फिक्स रेट है और किन पे फ्लोटिंग रेट है, उसके हिसाब से उसने बंटवाया। पहले आपको देखो नीचे जहाँ लाइबिलिटीज है, इक्विटी में तो इंटरेस्ट रेट नहीं चलता, जो भी आपके बोरोइंग्स थी उसको उसने बोरोइंग्स है, फ्लोटिंग रेट में ओके, कन्वर्ट कर दिया। गॉट इट, राइट। क्योंकि आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, यही तो डाटा मैंने पहले भरा, दोबारा क्यों मांग रहा है। तो अब ये हाँ ब्रेकअप, एग्जैक्टली exactly। इसके लिए मैंने पूछा कि ये क्या रिफिल होके आएगा क्या वहां से। तो आप समझिए कि ये यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, कि कितनी बोरिंग फिक्स रेट पे है, कितनी फ्लोटिंग रेट पे, वैसे ब्रेकअप मांग रहा है आपका हम्म। हर चीज का, चाहे बैंक बोरिंग हो, नीचे देखो। एक मिनट है सर। इंटरेस्ट पेमेंट और इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो ये हो रहा है, राइट। सो ये इट स्टार्ट्स विथ बॉन्ड्स, फिक्स हम्म, प्लेन वेनिला इंक्लूडिंग जीरो कूपन, इंस्ट्रूमेंट विथ एम्बेडेड ऑप्शंस, फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट। तो आपके बॉन्ड्स, अगर बॉन्ड्स वगैरह इशू किए हुए हैं तो ये कैटेगराइजेशन में हम लोगों को जाना ये पड़ेगा, तीनों में राइट, अब आपके बॉन्ड्स। करने का बेस, हाँ हाँ करने का बेस कैसा है, अब आपको पहले जब ये समझ हाँ आ गया, तब आपको डाटा हाँ लगता है, डाटा आप अकाउंट से कैसे मांगोगे। हाँ अब वही आपसे पूछे दोनों सेम ही है, तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं, पहले हमको पीरियड वाइज ब्रेकअप करके दो, फिर बोरोइंग हाँ को फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट में करके दो, जब वो डाटा मिलेगा फिर तो सिर्फ पिजन होल में डालना था ना, उसमें देख देख के। अब ये कंपनी में सारी चीजें नहीं, हम्म, 30% 40% चीजें नहीं होगी। होती, करेक्ट। अनलेस आप बहुत बड़ी कंपनी हो तो आपका एक एक कॉलम भरा जाएगा। छोटी कंपनी जो रहती है, जिसमें कोई हम्म एक्टिविटी नहीं है, तो मोटा मोटा वो इक्विटी हम्म कैपिटल, एफडी, बोरोइंग्स में ही रुक जाएगा, बोरोइंग में भी, बैंक बोरोइंग, रिलेटिव बोरोइंग में, उससे ज्यादा उसको कुछ भरना नहीं रहेगा। नहीं, और सेम वे में इनफ्लो में भी उसकी हर आइटम नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी आइटम होंगी। तो जब ये आप हम्म, भर दोगे, तो नीचे आंसर क्या मिलेगा, मिसमैच मिलेगा, हो आउटफ्लो सकता इनफ्लो। है, यस यस। तो ये रिटर्न आपकी वो मिसमैच बताएगी। अब इससे अगला जो पोर्शन है ऑथराइज सिग्नेटरी वाला, वो देखो उसमें क्या भरना है। आप जो देख रहे थे। जो कर रहा है उसमें डिटेल हटा दो, जो कर रहा है उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका नंबर क्या है? दूसरी सीट पे ले लो। अच्छा, सॉरी, भाई था सुबह। अरे मैं था हटा दो, बस सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, ये नहीं हटेगा। हाँ हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ये समझ आया।
हाँ कि ये रिटर्न भरते कैसे, भरने के बाद क्या करना है। अभी तो हम लोग ऑफलाइन कर हाँ रहे हैं, इसलिए टूल नहीं आ रहा है, टूल पे आप वैलिडेट करोगे। अगर हाँ डाटा भरा है तो वैलिडेट होकर एक्सएमएल फाइल जनरेट होगी। होगी। तो आपको सीएमएस में लॉग इन करके ऑप्शन सेलेक्ट करके वहां से अपलोड करना है। अपलोड करना है, फिर आपको मेल आता है, योर रिटर्न हैज बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो ये ब्रॉड प्रोसेस है कि रिटर्न होती क्या है, हाँ। डीएनबीएस फोर बी, और इसमें क्या मांगता है हम्म और डाटा कैसे भरते हैं। हम्म अभी ये सेशन अपन क्लोज करते हैं, फिर ऑफलाइन में हम्म आपको सैंपल पे भर के दिखाता हूँ। ठीक है। अब वैसे भी ये हो जाएगा, समझ तो गए टाइम ना, अभी आउट हो आपको जाएगा। बेसिक समझ गए ना आपको करना क्या है। जी।